बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका ई आयुर्वेदा में। तो आज हम बीएमएस सेकंड प्रॉफ के चरक संहिता के निदान स्थान एंड रोग निदान दोनों ही सब्जेक्ट्स के बहुत इंपॉर्टेंट रोग पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं निदान स्थान के अध्याय 3 गुल्म निदान का पार्ट 2। तो जो टॉपिक्स हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं वो है शोणित गुल्म के निदान एंड संप्राप्ति, देन मिथ्या गर्भ के लक्षण एंड गुल्म चिकित्सा। तो ओवरऑल ये वीडियो लेक्चर छोटा होने वाला है, बट इसमें जो हम आज टॉपिक पढ़ेंगे शोणित गुल्म एंड मिथ्या गर्भ के लक्षण, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर से मोस्टली यही टॉपिक आता है एंड आपको चरक संहिता के एग्जाम में एंड इवन रोग निदान में 5 मार्क्स का ये पूछा जा सकता है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शोणित गुल्म की परिभाषा पढ़ेंगे कि ये किसमें होता है, कैसे होता है। अब एज मैंने आपको बताया शोणित गुल्म अलग से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसीलिए हम इसका एक श्लोक भी लर्न करेंगे, यही परिभाषा का श्लोक। तो मेक श्योर आप इस एक्सप्लेनेशन को इसी ऑर्डर में पढ़ें, ठीक है। तो सबसे पहले आचार्य चरक कहते हैं कि जो शोणित गुल्म है वो स्त्री भवंती एंड न पुरुष, मतलब वो स्त्री में ही होता है, पुरुष में नहीं होता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि गर्भकोष्ठ में आर्तव आगमन सिर्फ स्त्री में होता है। अब गर्भकोष्ठ होता है हमारा यूट्रस, तो वहां पर आर्तव दैट इज मेंस्ट्रुएशन में जो ब्लड आता है वो सिर्फ फीमेल्स में आता है और मेल्स में नहीं आता है। तो उस मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है उसकी वजह से जो गुल्म होता है उसको शोणित गुल्म कहते हैं एंड वो सिर्फ स्त्री में होता है। तो शोणित गुल्म स्त्री भवंती न पुरुष, और ये गर्भकोष्ठ में आर्तव के आगमन की वजह से होता है। तो अब हम जल्दी से इसका बहुत इजी सा श्लोक देखेंगे, सेम है वैसा ही। शोणित गुल्मस्तु खलु स्त्रिया एव भवन्ति न पुरुषस्य गर्भकोष्ठ आर्तव आगमन विशेष्यात्। चरक संहिता निदान स्थान 3/13। सेम हमने अभी पढ़ा, शोणित गुल्म स्त्री में होता है, पुरुष में नहीं होता, क्योंकि उनके गर्भकोष्ठ में आर्तव का आगमन होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा शोणित गुल्म के निदान। अब हमें पता है जो गुल्म रोग है वो मेन कौन से दोष की वजह से हो रहा है? वात दोष की वजह से। तो 3 मेन हेतु जो आर्तव में वात का प्रकोप करते हैं जिसकी वजह से आगे शोणित गुल्म होता है वो है, फर्स्ट है वेग को रोकना। मल मूत्र आदि जितने भी हमारे वेग होते हैं उनको काफी सारी फीमेल्स रोकती हैं, क्योंकि फर्स्ट अकुशलता की वजह से। अब अकुशलता मतलब अज्ञानता, उनको ज्ञान नहीं होता, उन्हें नहीं पता होता कि वेग नहीं रोकने हैं, अपने अर्जिस को नहीं रोकना है, तो उसकी वजह से। एंड सेकंड है पारिवारिक सेवा, वो पारिवारिक घर के काम करने में इतनी बिजी हो जाती है कि उसको मल मूत्र आदि के जब भी वेग आते हैं वो सोचती है पहले ये खत्म कर लूं तब जाऊंगी, पहले ये काम कर लूं। उसकी वजह से वेग रोकने से बॉडी में वात का प्रकोप हो जाता है एंड देन इट कैन लीड टू शोणित गुल्म। सेकंड है आम गर्भ, दैट इज अपरिपुष्ट गर्भ। बहुत बार क्या होता है जब फीमेल्स होती हैं, जब उनका अच्छे से बेबी नहीं बना होता है, उनका एबॉर्शन हो जाता है या फिर बच्चा गिर जाता है, आपने सुना होगा, उसकी वजह से भी वात का प्रकोप होता है बॉडी में एंड आगे वो शोणित गुल्म कर सकता है। देन लास्ट है वातज आहार विहार, और वो कब? जब प्रसव हो जाता है, दैट इज डिलीवरी हो जाती है, या फिर जब जो फीमेल है वो लैक्टेटिंग पीरियड है उसके कुछ ही समय के पश्चात जो विमेन है वो वातज आहार विहार बहुत ज्यादा लेने लगती है, जिसकी वजह से भी वात तो प्रकोप होगा और वो आर्तव में प्रकोप होकर आगे शोणित गुल्म करेगा। तो 3 कौन से? वेग रोकना, एबॉर्शन दैट इज आम गर्भ, एंड लास्ट है वातज आहार विहार। अब शोणित गुल्म की संप्राप्ति, इट इज इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या होता है? प्रकुपित वायु है, ये तो हमें पता है वात दोष से हो रहा है। तो जब प्रकुपित वायु जो है वो योनि मुख में जाती है। अब योनि मुख किसको बोला है? ओवरी, सर्विक्स, वेजाइना, इनके मुख, दैट इज इनकी एंट्रेंस में जाती है और वहां पर जो आर्तव है उसको रोक देती है। अब आर्तव कौन सा? जो मेंस्ट्रुएशन में हमारे ऋतु संबंधी रक्त आता है, दैट इज मेंस्ट्रुएशन में हर मंथ जो ब्लड आता है उसको रोक देती है। तो इसमें हमें क्या समझ आया? वायु बढ़ी, उसने जाकर जो योनि मुख है, दैट इज ओवरी, सर्विक्स, वेजाइना के जो चैनल्स हैं उनको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया और वहां पर आर्तव रुक गया। और ये प्रत्येक मास जब होता जाता है, प्रत्येक मास एज जो पीरियड्स हैं, जो मेंस्ट्रुएशन है वो हर आपको मंथली आते रहते हैं, तो प्रत्येक मास वहां पर जो ब्लड है वो रुकता जा रहा है। उसकी वजह से जो कुक्षी है, दैट इज जो आपका लोअर एब्डोमेन है, उसकी वृद्धि हो जाती है, वहां पर डिस्टेंशन हो जाती है, वहां पर किसी चीज की वृद्धि हो जाएगी जिसको हम गुल्म दैट इज शोणित गुल्म कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया सबको? प्रकोपित वायु योनिमुख में जाएगी, वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन करेगी, दैट इज आर्तव को रोक देगी, और ये प्रत्येक मास जब होता रहेगा तो कुक्षी की वृद्धि होगी एंड उसी को हम शोणित गुल्म कहेंगे। अब इसका एक मेन पॉइंट आता है मिथ्या गर्भ के लक्षण। ये आपको वाइवा में या फिर एग्जाम में आ सकता है एंड यू विल गेट कंफ्यूज्ड कि ये कहाँ से आया। एज ये टॉपिक तो आपको लगेगा शरीर स्थान में मासो अनुमासिक जो आपका चैप्टर है वहां से आया होगा, बट मिथ्या गर्भ कहाँ पे दिखता है? शोणित गुल्म में। क्यों? क्योंकि शोणित गुल्म में जो सिम्टम्स दिखते हैं गर्भिणी फीमेल में भी वही दिखते हैं। उसके पॉइंट्स कौन से हैं? पहला कुक्षी, दैट इज जो गर्भाशय है वहां पर शूल होता है। देन कास, दैट इज कफ, अतिसार, वमन, अरुचि, अति निद्रा। एज आपने देखा होगा जो प्रेग्नेंट वीमेन होती है उसको भी बहुत ज्यादा नींद
नींद आती है, एंड शोणित गुल्म वाली जो फीमेल है उसको भी नींद आती है। स्थैमित्य का क्या मतलब होता है, आपको लगता है कि आप किसी गीले कपड़े से ढके हुए हो, ऐसी फीलिंग आना। एंड मुख लार, ये सारे सिम्टम्स गर्भिणी में भी दिखते हैं एंड जो शोणित गुल्म की पेशेंट होती है उसमें भी दिखते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है स्तनों में दूध आना, दैट इज जो ब्रेस्ट है उससे मिल्क की प्रोडक्शन होने लगती है। देन होठों एंड स्तन मंडल, जो निपल एरिया होता है वहां पर श्यामलता, दैट इज ब्लैकिश कलर के हो जाते हैं। देन मूर्छा आती है। अब ये मूर्छा जो पॉइंट है दैट इज बहुत बार चक्कर आना, ये भी प्रेग्नेंट वीमेन को आती है, राइट। जी मचलाना, दोहद मतलब अलग अलग तरह के मन करना, अलग अलग चीजें खाने का मन करना। पैरों में सूजन होना। योनि में क्या होता है, रोमांच होता है, योनि फैल जाती है, दुर्गंध आती है और स्राव निकलने लगता है। ये सारी गर्भिणी में भी दिखे जाती हैं चीजें। देन गर्भवती ना होने पर भी गुल्म रोग की जानकारी या फिर उसके बारे में ना जानने वाला जो चिकित्सक है, जो मूर्ख चिकित्सक है, वो ऐसी फीमेल को गर्भिणी बोल देता है। ठीक है, तो पहले क्या किया जाता था, जब आचार्य चरक ने ये बुक लिखी है उस टाइम पर ऐसे सिम्टम्स आने पर जो फीमेल थी उसको 9 मंथ्स के लिए ट्रीट नहीं किया जाता था, उसको कोई भी मेडिसिन नहीं दी जाती थी। वाई? बिकॉज ये सारे गर्भिणी के सिम्टम्स है। अगर वो प्रेग्नेंट हुई एंड अगर जो मेडिसिन दी हुई वो उस बेबी पर कोई एडवर्स इफेक्ट कर देगी, देन इट विल लीड टू हर एबॉर्शन। एंड पहले इतना एडवांस नहीं होता था कि यूएसजी करके, अल्ट्रासाउंड करके आप चेक कर सकते हैं कि बेबी प्रेजेंट है या नहीं है। इसीलिए 9 मंथ तक अगर बेबी नहीं होता है उसके बाद शोणित गुल्म की चिकित्सा शुरू की जाती थी। ठीक है, देन लास्ट आती है इसकी चिकित्सा, बहुत ही इजी है। सन्निपातिक गुल्म इस असाध्य, मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया है, एज इसमें तीनों दोष इन्वॉल्व हैं तो ये असाध्य हो जाता है। एक दोष वाला दोष के अनुसार चिकित्सा करेंगे तो ठीक हो जाएगा। 2 दोष वाले साधारण चिकित्सा, मतलब जो 2 दोष इन्वॉल्व हैं उनको शमन करने वाली वैसी चिकित्सा करनी है। अगर किसी को उपद्रव आ रहे हैं तो शीघ्र चिकित्सा करनी है। ठीक है, और सारे जितने भी हैं उसमें फर्स्ट जो हमें चिकित्सा करनी है वो है वात दोष की चिकित्सा करनी है। वात नाशक स्नेह, स्वेद, मृदु विरेचन, बस्ती, मधुर अमर लवण, वात शामक जो रस है वो देने हैं पेशेंट को। ठीक है, इससे इसकी चिकित्सा होगी। अब हम जल्दी से इस पूरे वीडियो लेक्चर का रिकैप लेंगे। छोटा सा चैप्टर था। सबसे पहले हमने शोणित गुल्म की परिभाषा देखी। इसका श्लोक था शोणित गुल्मस्तु खलु स्त्रिया एव भवन्ति न पुरुषस्य, मतलब शोणित गुल्म स्त्री में होता है, पुरुष में नहीं। गर्भकोष्ठ आर्तव आगमन विशेष्यात्, मतलब गर्भकोष्ठ में आर्तव आता है। चरक संहिता निदान स्थान 3/13। उसके बाद निदान में हमने 3 हेतु देखे। पहला था वेग रोकना, अकुशलता और पारिवारिक सेवा के लिए। देन आम गर्भ, दैट इज एबॉर्शन हो जाना, एंड वातज आहार विहार आफ्टर प्रसव। उसके बाद शोणित गुल्म की संप्राप्ति देखी। प्रकोपित वायु जो है वो योनि मुख में आर्तव को रोक देती है और प्रत्येक मास रुकने की वजह से कुक्षी की वृद्धि होकर शोणित गुल्म होता है। देन मिथ्या गर्भ के लक्षण पड़े, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर आप उसको अच्छे से याद रखें। कुक्षी में शूल होगा, कास, अतिसार, वमन, अरुचि, अतिनिद्रा, स्थैमित्य, मुख लार आना। देन स्तन में दूध आएगा। स्तन मंडल और ओष्ठ जो है वो ब्लैकिश हो जाएंगे। मूर्छा, जी मचलाना, दोहद, पैरों में सूजन, योनि में रोमांच फैल जाना, दुर्गंध और स्राव आना। एंड जो मूर्ख चिकित्सक है वो उसको गर्भिणी ही बोलेगा। लास्ट हमने देखी चिकित्सा सन्निपातिक असाध्य। 1 दोष के लिए हमने दोष अनुसार चिकित्सा करनी है, 2 दोष के लिए साधारण, उपद्रव का शीघ्र चिकित्सा, एंड फर्स्ट हमें वात नाशक चिकित्सा करनी है। तो इसी के साथ खत्म होता है गुल्म निदान का पार्ट 2। ये वीडियो लेक्चर छोटा था बट इसमें जो हमने टॉपिक पढ़ा दैट वाज इंपॉर्टेंट। इस पूरे चैप्टर में मोस्टली यही क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है, तो मेक श्योर आप इसमें मिथ्या गर्भिणी के लक्षण तो बहुत अच्छे से पढ़ें। इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए रोग समझते रहें, ड्रग्स लर्न करते रहें।